हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज हमारा होने जा रहा है मेगा प्रैक्टिस सेट हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का, क्योंकि हमारा जितना भी टॉपिक था साइकोलॉजी सेक्शन का वो कवर हो चुका है। अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। ये वाले क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। जो इड है वो हमारा बेस्ड होता है प्लेजर के ऊपर, सुख के ऊपर। फिर ईगो की बात करें तो हमारा रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और सुपर ईगो की बात करें तो वो हमारा मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये बात आपने याद रखना, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैस्लो की थ्योरी। ये थ्योरी भी आपको करा दी गई है। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो हमारी मैस्लो की थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ नीड्स थी, क्योंकि वो पर्सनल नीड्स के बारे में बताया गया है उसमें। तो जो मैस्लो की थ्योरी थी उसको हम थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, जिसमें कि मेरे को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी सेक्शन में मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, और साइकोलॉजी सेक्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इस बार टेट में, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सबके सब क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका इवैल्यूएशन से आया हुआ है, बल्कि ये वाला टॉपिक हमने कल ही किया है और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है आपको। ये देख लेना जिसने वीडियोस नहीं देखी है। और जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए हुए हैं उनको तो कल मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे उनके पीडीएफ्स भेज दिए थे शाम के टाइम। बाकी थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बचते हैं, उनके पीडीएफ्स भी आपको आज मिल जाएंगे। और अभी आपको एक मॉडल टाइप टेस्ट भी मिला है ग्रुप में, उसको आप कर लेना, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर आपने कितना समझ आया है अभी तक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर कौन सा इवैल्यूएशन आती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट। बी है आपके पास दे रखा है ओनली सुमेटिव असेसमेंट। सी है आपके पास दिया नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर सुमेटिव असेसमेंट। और डी है बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट। बिल्कुल, जो हमारी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसके अंदर दोनों हमारी इवैल्यूएशन आती है, वो है हमारी फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आखिर आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने मार्क्स आपके बने हैं, ताकि कि मेरे को भी अंदाज़ा लग जाए कि आखिर आपको कितना समझ आया है साइकोलॉजी सेक्शन में। और कल से हम शुरू करेंगे हिंदी सेक्शन, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहना। कल से हमारा हिंदी सेक्शन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारा, अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस। ए परमानेंट, बी टेम्परेरी, सी सिलेक्टिव एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि अटेंशन जो होती है हमारी एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। ना ही वो परमानेंट रहती है अटेंशन, ना ही वो टेम्परेरी होती है। सिलेक्टिव होती है, जब हमारा मन करेगा तब हम परमानेंटली अटेंशन देंगे, पर परमानेंट नहीं होती है कभी भी अटेंशन। ये बात आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो ये जॉन डीवी ने दी थी हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी, कौन से थिंकर थे? वो हमारे जॉन डीवी थे। बीएफ स्किनर थे, इन्होंने हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में काम किया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस है जो कि आपके पास रिपीटेड भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। क्योंकि जो आपका अभी 15 में अक्टूबर में अभी टैट हुआ है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने अभी डिटेल में बात की है। जो अभी पीछे हमने 5-6 दिनों में वीडियोस देखी थी आपने, उसमें सब कुछ बताया हुआ है डिटेल्ड में आपके पास। और जो तो ग्रुप में ज्वाइन हुए थे उनको पीडीएफ्स भी मिले थे, और आज भी उनको थोड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप पे। और जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ए लाइवलीहुड, बी लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग, सी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डी है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जो हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें तो सेवन्थ आपके पास पूछा है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। ए है आपके पास दिया हुआ फिलॉसफी, बी है साइकोलॉजी, सी है मैथमेटिक्स, और डी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सारे मेन एस्पेक्ट्स पढ़े होंगे, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन, द टीचर, द लर्निंग एनवायरनमेंट भी होता है इसके अंदर। तो कई बार वो भी पूछ दिया जा सकता है आपके पास, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि ये तीन पूछे जाए। तो लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया और एक द टीचर हो गया।
तो नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन आपका है प्रोपाउंडर बोले तो प्रतिपादन। इसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आते हैं। प्रोपाउंडर कौन किसका प्रोपाउंडर है, आखिर किसके द्वारा कौन सी बात कही गई है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सके तो आप इनका एक अलग से नोट्स बनाइएगा एक ही पेज पे, ताकि कि आप जब टैट की प्रेपरेशन कर रहे हो या पेपर देने जाओ तो उससे पहले आप एक साथ इनको पढ़ लो, ताकि कि आपको अलग अलग जगह में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड, तो ये हमारा फ्रेडरिच फ्रॉबल ने दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास पूछा गया है, टैट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। आखिर जो आपका टैट है वो किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए है पर्सनैलिटी, बी है इंटेलिजेंस, सी है लर्निंग, डी है क्रिएटिविटी। तो जो आपका टी80 टेस्ट है ये आपका पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, कई बार टैट, कई बार कैट, कई बार वैट, W80 C80 ये पूछा जाता है। तो ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 ना, सबसे इजी क्वेश्चन है बट आपको ये घुमा फिरा के पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, डैश इज़ द रेशो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। आखिर ये किसका फॉर्मूला था, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि का। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो देखो आपके पास ना इंटेलिजेंस से टेस्ट से ना क्वेश्चन आते हैं, मतलब आईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर उसमें कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, कई बार फार्मूला निकालने को पूछते हैं, लगा के कोई भी मेंटल एज या क्रोनिकल एज निकालने को बोल देंगे आपके पास। तो देखो यहाँ पे आपके पास इतना घुमा फिरा के दे दिया कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, आखिर उसके प्रतिपादक कौन है। ए है हमारे पास कोलबर्ग, बी है थॉर्नडाइक, सी है आपके पास स्किनर और डी है एरिक्सन। तो देखो जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो हमारे को एरिक्सन ने दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। और यहीं पे आपके पास 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग ने हमारे पास मोरालिटी के ऊपर वर्क किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोरालिटी है, मोरल डेवलपमेंट है, उसकी थ्योरी किसने दी है, तो वो आपकी कोलबर्ग ने दी है। और थॉर्नडाइक है, ये हमारे इंटेलिजेंस की थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस में थ्योरी है ना हमारे पास, मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो हमारे थॉर्नडाइक की है। सी है हमारे पास जो दे रखा था यहाँ पे स्किनर, स्किनर ने ना हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे रखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, वो स्किनर ने दी है, और इन्होंने रीइंफोर्समेंट के ऊपर कार्य किया। इनका कहना था कि अगर हम रीइंफोर्समेंट देंगे तो हम बच्चे के बिहेवियर को ईजिली चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये हमारी एरिक्सन की है। तो ये आपने याद रखना, चारों के चारों किसने कौन कौन सी थ्योरीज आपकी दी हुई है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन की बात हमने की है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे अभी भी वीडियोस है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्याजे की थ्योरी ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई हुई है, इसको भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। क्योंकि प्याजे से हर साल क्वेश्चन आता है। प्याजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। ए है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और डी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचता है, जब उसकी थिंकिंग थोड़ी लॉजिकल हो जाती है, तो ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेज इज़ कंसिडर मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, बच्चे की लाइफ में ऐसा कौन सा स्टेज है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, तो हमारी एडल्सन होती है, किशोरी अवस्था है, जिसमें बच्चा भटक भी जाता है। और ये वाली ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है, क्योंकि ये स्टेज पूछी जाती है सबसे डिफिकल्ट पीरियड कौन सा है बच्चे की लाइफ का, ये हमारा एडल्सन एज होती है। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछा जाता है। अ टीचर मेक यूज़ ऑफ वैरायटी टास्क टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो जो एक टीचर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके पास टास्क ले रहा है, लर्निंग स्टाइल ले रहा है, ताकि कि जो उसकी लर्न टीचिंग है वो अच्छी हो जाए, जो बच्चे हैं वो इजीली हर एक चीज़ को समझे। तो वो किसके द्वारा
प्रभावित हुई थी? तो ए हमारे पास है गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, सी है वाइगॉस्की की थ्योरी और डी एन ऑफ द अब। देखो, जो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आपको अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, जिस तरीके के बच्चे की रुचि है, जिस तरीके का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कराना है। ऐसे नहीं आपको ज़बरदस्ती बच्चे में थोप लेना है। अगर कोई बच्चा म्यूजिशियन है, किसी को जिम वगैरह जाना अच्छा लगता है, बॉडी के बारे में अच्छा है और कोई आपका डिबेट में अच्छा है, तो आपको उस प्रोफेशन में ले जाना है, बल्कि उसको ऐसे नहीं कि आपको घसीटते जाना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मल्टीपल गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, जो इसका द्वारा वो प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके पास साइकोलॉजी के ना, वो सब के सब मैंने कवर करवा दिए हैं और वीडियोस भी है, तो देख लेना। तो जो हमारा प्राइमरी एजेंसी है वो हमारी फैमिली होती है। जो सबसे पहले एजेंसी होती है हमारी जो बच्चे के समाजीकरण के लिए, वो हमारा परिवार होता है, उसके ब्रदर होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उसके दादा दादी, सब उसके अंदर आते हैं। और जो सेकेंडरी की बात करें तो वो हमारे आते हैं जहाँ पे बच्चा वर्क करने जाए, जब वो बाहर सोसाइटी में जाता है, स्कूल जाता है, कम्युनिटी में जाए, तो ये हमारे सेकेंडरी एजेंसीज के अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। आखिर जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की प्रोसेस है, तो वो हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाता है। अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी इसमें। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ यूजफुल इन, ए है टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रेन, सी है हमारे पास टू चूज़ द टीचिंग मेथड, डी है होल टीचिंग प्रोसेस। तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमारी होल टीचिंग प्रोसेस में कार्य मतलब यूज़फुल है। तो मतलब सिर्फ अपने बारे को में जानना इसी के लिए नहीं है, चिल्ड्रन के बारे में अंडरस्टैंड करना तो इसको नहीं है, चिल्ड्रन को समझाना इसके बारे में नहीं है, तो मतलब टीचिंग मेथड कोई चूज़ करना अच्छे से इसके बारे में ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे होल टीचिंग मेथड में इसका कार्य होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी होल टीचिंग मेथड में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, देखो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इनको करा रहा हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ, आखिर मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? तो ये हमारा दिया था विलियम स्वीट सर ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस बार भी आपके पास जो 15 में अक्टूबर को टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो इंडिया की बात करें तो ये हमारी 1916 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। और सबसे पहली जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी आखिर वो किसने एस्टेब्लिश की थी? तो हमारे वुंट ने की थी। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपने याद रखना। सबसे पहले कब हुई थी एस्टेब्लिश? 1916 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, इंडिया में, ठीक है। और फिर बात करें किसने की थी, तो वो हमारा वुंट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमारा रेविन ने डेवलप किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, जो ये अवधारणा है, आखिर किसने दी है? तो ये हमारी बीने ने दी है। ये भी आपके पास क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मेंटल एज की अवधारणा है वो किसने दी है? बीने ने दी है। तो जो आपका ये आज मेगा प्रैक्टिस सेट है, आई होप कि इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि क्लियर होगे और आपको सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे। तो इसी तरीके से हमारा मेगा सेट होते रहेगा, जब भी हमारा हर एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट के कुछ डेज़ में हम फिर से एक बार मेगा प्रैक्टिस सेट रखें, ताकि कि आपको इजीली पेपर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22, हमारे से पूछा गया था भाटिया बैटरी इज़ यूज्ड फॉर विच टेस्ट? आखिर जो भाटिया बैटरी है वो किस टेस्ट के लिए यूज़ की गई थी? तो ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए की गई थी। तो ये बात भी आपने याद रखना, भाटिया बैटरी का यूज़ हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए किया गया था। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनता है, क्या पता इस बार जो आपका टेट है 26 नवंबर को जीपीटी वालों का, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या था, आ जाए। तो साइकोलॉजी आपकी बहुत ही ईजी आई थी इस बार भी, और आशा है कि जो अभी पेपर होगा उसमें बहुत ईजी आए और आप इजीली अपना जो पेपर है उसको क्रैक कर लो। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस?
तो इंटेलिजेंस की बात आ गई तो देखना ये थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है आपके पास। इंटेलिजेंस के ऊपर जो कार्य किया है वो थॉर्नडाइक ने किया हुआ है। स्किनर ने आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर काम किया हुआ है। तो ये बात आपने याद रखनी होती है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वहाँ थॉर्नडाइक ही आपके पास ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास थॉर्नडाइक सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। आखिर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार के गुण होते हैं उनमें? यूज़ मोर कॉमन सेंस, बी है आपके पास बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, सी है हैव टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हाँ, जो उनकी सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस होती है उसका कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंक के बारे में बहुत इजीली और आसानी से समझना सीख जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश। जब भी हेरिडिटी एंड डैश आ जाए तो सीधे आपको याद रखना है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ऐसा हमारे पास कारक है जो कि चाइल्ड की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ही आपके पास डी है, एनवायरनमेंट। जब भी आपके पास पूछा जाए कि किसी के पर्सनैलिटी को अफेक्ट कौन सा फैक्टर है, किसी के ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस की बात करें तब भी आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। कोई जो बच्चा है वो गिफ्टेड है उसके लिए भी यही ही कारक है, और कोई बच्चा जो है वो विशिष्ट बच्चा है, मतलब कि कोई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कोई अपाहिज बच्चे होते हैं, तो उसके लिए जो मेन कारक है वो यही है आपके पास, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करिए क्वेश्चन नंबर 26, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली परमानेंट। जब आपकी लर्निंग हो गई है, मॉडिफाई कर लिया आपने अपने बिहेवियर को, तो जो होगा वो आपका परमानेंट रहेगा, टेम्परेरी नहीं होगा, ना ही कंट्रोल्ड होगा ना ही अनकंट्रोल्ड। वो आपका परमानेंटली के लिए आपका बिहेवियर उस तरह से मॉडिफाई हो चुका है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, ये हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। आखिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जन्मदाता कौन थे? इसके जो जन्मदाता बोले, जो प्रोपाउंडर थे, फ्राइड थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। और डी जो ऑप्शन है आपके पास कोलबर्ग, इन्होंने आपके पास जो काम किया था वो किया था आपके पास मोरालिटी के ऊपर, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने हमारे को दी थी। तो जो फ्राइड है उन्होंने हमारे को साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28, द इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये हमारी गेस्टाल्ट या कोलम दे रखा होगा, या गेस्टाल्ट या कोलम, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएगा या क्रिएटिविटी से आएगा, या इन दोनों का रिलेशन पूछ दिया जाता है। और जितने भी अभी तक हमने टॉपिक किए हैं, मतलब सारे के सारे टॉपिक आपको कराए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बीच किस तरीके का संबंध पाया जाता है? ए है ज़ीरो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच संबंध होता है। बी है आपके पास नेगेटिव, नेगेटिव संबंध नहीं होता है। सी है पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच? इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच। तो डी था नन। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 30 है, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। आखिर जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है ये किसने दी थी? तो ये हमारे को दी थी एरिक्सन ने। ये आपने याद रखना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास इससे रिगार्डिंग। तो आखिर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हमारा एरिक्सन ने दिया था। तो जंक्स की बात करें, इसने हमारे पास पर्सनैलिटी के टेस्ट के बारे में, सॉरी पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में बात की हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र संबंधित कारक आखिर कौन कौन से हैं? ए है आपके पास स्टूडेंट्स की हेल्थ, जो स्टूडेंट का स्वास्थ्य है। बी है स्टूडेंट की इंटेलिजेंस। सी है आपके पास स्टूडेंट की फैमिली कंडीशन, जो छात्र का परिवार का दशा है वो। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे कारक जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको अफेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ होगी, चाहे इंटेलिजेंस होगी, फैमिली कंडीशन होगी। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सब के सब ऐसे कारक हैं जो एक बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट बात करें वाई वी नीड अ रेमेडियल टीचिंग। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे पास? तो ए है टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? बच्चे की जो रुचि है क्या वो हम रेमेडियल टीचिंग से पता कर सकते हैं? तो रेमेडियल टीचिंग का ये तो कार्य नहीं है। टू इंक्रीज द प्रैक्टिकल वर्क इन द स्टूडेंट, ये भी नहीं है इसका कार्य। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्ज़ाम, सिर्फ
पेपर एग्ज़ाम को पास करने के लिए सिर्फ रेमेडी टीचिंग दी जाती है, ये भी नहीं है। टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही। बच्चों के वीकनेस को रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए, कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, ताकि कि जो बच्चा है वो हमारा अच्छे से कार्य कर सके और जितनी भी उसकी कमज़ोरियाँ है वो सब की सब दूर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपके पास पूछा गया है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, आखिर पुनराबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो पहले ये बात पता कर लो कि जो रीइंफोर्समेंट वाली थ्योरी आखिर है किसकी। तो ये हमारी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसके ऊपर दो लोगों ने कार्य किए थे, एक थे पेवलव और दूसरे थे हमारे स्किनर। तो जो रीइंफोर्समेंट की बात थी वो स्किनर ने कही थी और पेवलव ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कही थी। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है वो हमारे को स्किनर ने दी है और पेवलव ने हमारे पास रीइंफोर्समेंट के बारे में कोई बात नहीं की। कोहलर ने हमारे को इनसाइट लर्निंग के बारे में बात की और पोर्ट ने हमारे पास साइकोलॉजी की एक जो पर्सनैलिटी की सबसे फेमस बुक है वो दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे जो ऑप्शन है उससे एक टॉपिक भी है जो कवर हो गया है। पेवलव ने और स्किनर ने हमारे पास दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट की बात की है स्किनर ने। तो हमारा साइकोलॉजी मेगा प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होते हुए, तो आशा है कि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो आप सब लोग कमेंट डाउन करिएगा आखिर आपके कितने आंसर सही हुए हैं इन क्वेश्चन 33 क्वेश्चंस के अंडर। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे तो समझ लेना कि आपके उस टाइप के रिगार्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आशा है कि जो आपके मार्क्स होंगे वो 25 अबव रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन के और हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड थे, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया था आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि कि आपकी जो एचपी टेट की प्रिपरेशन है वो इसी तरीके से ईजिली हो जाए।